बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और आज है सिडनी टेस्ट अख्ताम पजीर हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और वाइट वाश अपने नाम कर लिया। और जिस तरह अगर हम देखें तो इस सीरीज़ के अंदर आमिर जमाल एक ऐसी दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए निकल कर सामने आए जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ी इस सीरीज़ के अंदर बड़ा अच्छा अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासर किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने जो इस सीरीज़ के अंदर डेब्यू किया, और डेब्यू में हमने देखा कि कुछ ने परफॉर्म किया और कुछ नाकिस परफॉर्मेंस के बाइस शायद टीम के साथ इन रहें या टीम के साथ आउट हो जाए। इसका फैसला आने वाला वक्त ही देता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ ये साल 9 की जो है बाकायदा एडिशन के हवाले से तकरीब भी अब मुनक्किद होगी, और इसके साथ साथ उनके शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। 17 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और 17 मार्च को अख्ताम पजीर होगा। कराची पाकिस्तान के 4 शहरों में इनके मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे, और जिसका फ़ाइनल इफ्तिताही मैच अगर हम देखें तो लाहौर में खेला जाएगा, जबकि फ़ाइनल मैच कराची में मुनक्किद किया जाएगा। इस सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे अपने शो के अंदर, और आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ अपने नाम की है और साथ साथ वाइट वॉश किया पाकिस्तान को। एक आसान टारगेट इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को मिला था मैच जीतने के लिए, 130 रन का टारगेट मिला था वो इस तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए, जहां उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर 130 रन का हदफ हासिल कर लिया। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विन स्ट्रीम का, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तीनों साहब का बहुत बहुत शुक्रिया शो में। रियाज साहब, शिकस्त हो गई, पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर है। आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा मुकाम भी इस टेस्ट मैच में आया था जो पाकिस्तान को 1995 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान को लीड मिली थी 14 रन की। उस 14 रन की लीड को तो खैर पाकिस्तानी बैटर्स ने कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर पाकिस्तानी बैटर कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा देते तो एक अच्छा स्कोर टारगेट सेट करते तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ मज़ामत का सामना करना पड़ता सेकेंड इनिंग के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 100 आसान हदफ मिला और 115 रन पर पाकिस्तानी टीम आउट हो गई। 130 रन का हदफ मिला जो बासानी ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, और फिर वाइट वॉश और फिर रैंकिंग के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें रैंकिंग का भी, क्योंकि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के मैचेस हो रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग, जब ये सीरीज के लिए पाकिस्तान आई थी तो उसमें पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन था। अब टेस्ट रैंकिंग पे इस वक्त नंबर 4 पोजीशन पर फाइज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, हम वाइट वॉश हो गए, जो मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद हमारी टीम जो है 2-1 रहेगी, या मतलब 2-1 से का रिज़ल्ट होगा, या कम से कम सीरीज़ जो है वो बराबर होगी। टेस्ट सीरीज़ भी हारे हम, वाइट वॉश भी हुआ, लेकिन एक बात जो है वो थोड़ी सी अच्छी हुई कि हमें इस शिकस्त जो वाइट वॉश हुई उसको, मतलब अगर हम देखें और अपनी टीम की पूरी परफॉर्मेंस देखें, वो तो एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ थी, लेकिन कम से कम हमें 2 ऐसे प्लेयर मिल गए साइम अयूब की सूरत में और ख़ास तौर से आमिर जमाल की सूरत में, जो अब एक न सिर्फ असासा हैं बल्कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान के लिए यकीनन उनसे बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है। गो के साइम अयूब को तीसरे टेस्ट मैच में मौका मिला और वो पहली इनिंग्स में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, और ये ऐसा होता है। हमने इससे पहले भी देखा कि जो खिलाड़ी ये पाकिस्तानी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, जब वो इंटरनेशनली ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ जब खेलने जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। लेकिन साइम अयूब के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि जो उन्होंने तीसरे टेस्ट की जो सेकंड इनिंग में उन्होंने 33 रन बनाए, वो हाईएस्ट रन थे, और उन्होंने जो कई स्ट्रोक खेले इस दौरान, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट के जो साबिक मायनाज खिलाड़ी हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और ख़ुद माइकल वॉन जो है उन्होंने मतलब ये कि साइम अयूब के लिए ये बात कही है जो बड़ी मतलब हौसला अफजा है कि ये साइम अयूब जो है मुस्तकबिल का सुपरस्टार है। इसी तरह एक हैं प्रसाद भोकले, उन्होंने मतलब ये कहा है कि साइम अयूब की सूरत में जो है मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो उसके स्ट्रोक से मतलब ज़ाहिर करते हैं कि उससे ये पता देते हैं कि मुस्तकबिल में वो एक अच्छा प्लेयर साबित होगा। तो ये बड़ी इत्मीनान बात है। फिर मैं देख रहा था कि उरूज मुमताज़ जो हमारी वीमेंस क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को कम अज़ कम इस टूर पे
शिकस्त के अलावा एक ये ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान को साइम अयूब और आमिर जमाल की सूरत में ऐसे खिलाड़ी मिल गए जो वो बाद में पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और असासा साबित हो सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी इसमें मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की जो टूर सिलेक्शन कमेटी थी उसने एक अच्छा डिसीजन लिया। और जैसा हम हमेशा ये कहते थे कि वर्क लोड मैनेजमेंट जो है उसका मतलब देखें, उसको मतलब मद्देनज़र रख के आप अपने जो परफॉर्मर हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर, उनकी फ़िटनेस का मतलब ख्याल रखें। तो एक तरह से इसमें दो तरह की राय पाई जाती हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल उन्होंने सही मौका दिया। और आप ये देखें कि आपको बॉलिंग अटैक की जानिब से कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आई। आपके बॉलर्स ने शाहीन शाह आफरीदी के ना होने के बावजूद जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉलिंग अटैक है वो पुरएतमाद हो गया है, और यही लेगेसी जो है मैं समझता हूँ आगे भी चलेगी। और जब जाहिर है शाहीन शाह आफरीदी टीम के साथ होंगे तो फिर आपकी जो है परफॉर्मेंस क्या होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये असल में वो रिफ्लेक्शन है जो जिस सिस्टम के तहत हमारी पूरी क्रिकेट जो है गुज़श्ता कई सालों के साथ चलाई जा रही है। देखें, ये चीज़ें मामूली नहीं होती, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि आप 7 महीने में 3 आपके जो है बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाएं। अब जब एक बोर्ड का चेयरमैन आता है, अगर उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसकी थोड़ी सी से भी होती है और वो पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो है जो प्रोग्राम लेके आता है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपके जो जितने भी चेयरमैन आते हैं, जब वो अपने प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट्स कराने की पोजीशन में होते हैं उस वक्त वो बाहर चले जाते हैं। और यही कैफियत जो है ज़का अशरफ साहब की भी है कि ज़ाहिर है उनको तो डे बाई डे अफेयर्स के लिए कहा गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है जो वर्ल्ड कप की टीम के जो ऑफिशियल थे वो पूरे उन्होंने कमोवेश चेंज कर दिए। और उस चेंज के बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही। यानी हमारी बैटिंग जो है वो आप इसे फ्लॉप ही कहेंगे। गो के हमारे 2-3 बैटर्स ने, रिजवान हो गए, आमिर जमाल खुद हो गए, फिर अब्दुल्ला शफीक हो गए, और एक आध मतलब ये कि ऑन एंड ऑफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। लेकिन सबसे बड़ा जो लैक हमने देखा कि बाबर आजम, जिन पे हमेशा से हम तकिया करते रहते हैं, ना सिर्फ तकिया करते रहे बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। वो ज़ाहिर है आईसीसी के रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो यहाँ भी मतलब परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके। और उन्होंने 6 इनिंग्स में 126 रन बनाए 21 की औसत से। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बैटर के लिए जिस पे आप पूरा रिलाई कर रहे हो वो नहीं चल सका। लेकिन दूसरे बैटर्स भी जैसे शान मसूदन, उन्होंने पहले उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन उसके बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे बैटर्स को जो मैंने एक जो टेक्निकली चीज़ देखी कि वो बाउंस जो है वो हमारे नहीं खेल पा रहे। उसकी बिल्कुल वाज़ेह बात यह है कि चूँकि हमारे मतलब ये कि विकटें इस तरह की नहीं है कि हमारी जो मतलब यहाँ पे विकटें इस्तेमाल होती हैं जिस तरह से हमारे बैटर करते हैं या बॉलर्स कराते हैं, वो ज़ाहिर है गेंद जो है ऊंची नहीं होती, वो नीचे रहती है। तो हमारे बैट्समैनों को वही खेलने की आदत है। और आप ये देखें कि जितने ज़्यादातर बैट्समैन हैं हमारे, वो जो शॉर्ट पिच गेंदें थी उसको खेल ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके। बिल्कुल, जिसकी वजह से बैटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी फील्ड, एक और बात कहूँगा कि फील्डिंग का मेयार हमारा जो है मैं समझता हूँ कि वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग था। हमारी शिकस्त का बुनियादी वजह थी। बैटिंग तो थी बॉलिंग में हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की। जैसा मैंने कहा कि आमिर जमाल एक हीरा निकल के सामने आया है, लेकिन हम मतलब बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फील्डिंग हमारी बहुत ख़राब रही जिसकी वजह से हुई शिकस्त हमें। जावेद इकबाल भट्टी साहब, एक टारगेट पाकिस्तानी बैटर्स ने अगर देखें तो पहली इनिंग में इस टेस्ट मैच में एक अच्छा टोटल सेट किया। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम को एक आज से तकरीबन 28 साल कबल पाकिस्तान ने इस पे 1995 में आउट किया था, बरतरी हासिल की थी। तो आज एक मौका फिर आ गया था, पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की थी, लेकिन उस बरतरी को आप समझते कि बैटर्स ने पानी फेर दिया। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, आज वाले टेस्ट में जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है कैंगरूस को तकरीबन घेर लिया था हमने, लेकिन ये कि हम फिर खुद ही हमने आज़ाद कर दिया। भाई आपने जब इतने अच्छा स्कोर 299 पे आपने इतने अरसे बाद तीसरे टेस्ट में जाकर आपने 14 रन की लीड ली, वो आपके बॉलर्स की मरहून मिन्नत थी। अगर फील्डर साथ देते तो हो सकता हम ज़्यादा लीड से जो है ना ये मैच जीतते। लेकिन जब आपकी बैटिंग आई तो वही पुराना खेल, आपने पहले 1 रन पे 2 विकेटें गंवा दी, उसके बाद 52 रन पे देख रहे थे तो कोई 2 ही आउट थे, उसके बाद 68 पे पहुंचा तो 7 आउट हो गए। जब आप 115 पे पूरी टीम सिमट जाएगी
तो आपके बॉलर्स जो मेहनत करके आपने बिल्कुल कैंगरूज को अपने जाल में फंसा लिया था बॉलर ने, लेकिन वही हमारे बैट्समैनों ने जो है वो सारी मेहनत पे किए किराए पे पानी फेर दिया। हम बड़े दिन से बात कर रहे थे बाबर की, अब्दुल्ला शफीक की, इमामुल हक की, सऊद शकील को बहुत रेटिंग कर रहे कि सऊद शकील जो है बहुत अच्छा टेक्निक वाला प्लेयर नजर आया, लेकिन पूरे थ्रू आउट सीरीज में बिल्कुल बैट्समैनों ने आपको मायूस किया है। कहीं आपके 100 नहीं बने, इवन के रिजवान 88 पे गया, उसके बाद आमिर जमाल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल के 80 रन कर दिए, 82 रन कर दिए। तो ये बैटिंग की परफॉर्मेंस तो आपको पूरे टेस्ट में यही नजर आई है। और आपको ऊपर से जो है ओपनर हो गया, बिल्कुल मिडल हो गया, लोअर हो गया, किसी ने बैटिंग नहीं करके दी इनको। बिल्कुल बैटिंग का वहां जाके बिल्कुल स्टांस ही भूल गए थे कि कैसे रन्स किए जाते हैं। अगर इस दौरे का आप लब्बे लवाब देखेंगे तो आपको सिर्फ यहां से दो एक प्लेयर नजर आए हैं, एक आपको आमिर जमाल के रूप में और एक साइम अयूब के रूप में। साइम अयूब देखिए उसकी एक मुख्तसर इनिंग थी, सेकंड इनिंग में उसने हाईएस्ट 33 रन किए, लेकिन जो उसके अपने स्ट्रोक थे, जो उसने बड़े बॉलर्स को खिलाफ स्ट्रोक खेले, तो जो नाकदीन थे, जो देखने वाली आंखें होती, वो देख लेती कि इस लड़के में करंट है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे हम इसी प्लेटफॉर्म से हम कह रहे थे कि अगर साइम को लेकर गए तो कम से कम एक मैच तो उसे दें, और उस लड़के को एक मैच दिया, उसने प्रूफ किया, खेल कर दिया। और सारी चीजें ये है कि आपकी बैटिंग जो है ना बाहर बैटिंग नाकाम नजर आई है। अली साहब है आप हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज़ है, आज मैच के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि टीम ने गलतियां की हैं लेकिन टीम ओवरऑल इस सीरीज के अंदर अच्छा भी खेली है। क्या कहेंगे इसके इन बयान पर? देखें, जहाँ तक बात है हफीज़ के स्टेटमेंट की, तो मुझे तो उनके स्टेटमेंट जो है बहुत इमेच्योर लगे। आप देखें कि एक इंसिडेंट हुआ ऑन ऑफ द फील्ड, तो उस पर भी उन्होंने जो है वो बात करना शुरू कर दी। ऐसा होता नहीं है, जब आप टूर में होते हैं साथ में, अगर कोई भी डिसिप्लिन के कोई एक्शंस होते हैं या कोई भी और बात होती है तो फिर वो आप टूर से वापसी पे जो है वो उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। लेकिन ये देखा ये गया कि वो हर चीज़, शायद उनको मीडिया पे आके बोलने का ज़्यादा शौक है, तो मुझे लगता ऐसा है कि वो ज़्यादा आउटस्पोकन हुए हैं और वो कोई चीज़ भी जो है वो रखना चाहते नहीं, वो हर चीज़ वॉमिट कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं, जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे, की पोस्ट पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो, उसके कुछ तकाजे होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको रहते हुए उसकी खूबसूरती इसी चीज़ के अंदर है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप इस बड़ी पोस्ट के अहल नहीं होते। हमने देखा है, अगर उन्हीं के कॉन्ट्रेरी हम देखें रवि शास्त्री को, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस है, उनका क्या रोल रहा है इंडिया की टीम की डेवलपमेंट में, उनका क्या रोल रहा है इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस में, ये सबके सामने है। और देखें, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इंडिया के, राहुल द्रविड़ जैसे, उनको उन्होंने कोचेस के तौर पे नहीं लगाया, उन्होंने उनको अंडर 19 की कोचिंग में लगाया। तो आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखेंगे, किस कमाल की बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की बनी हुई है कि वहां पर टॉप 6 जो बैट्समैन है, वहां पर इतना सख्त कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन हुआ है कि कौन सा प्लेयर जो है वो टीम में इन होगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अभी तक हम लोग बहुत जल्दी जो है ना ओवर रेट कर देते हैं बैट्समैन को या किसी बॉलर को। अभी साइम अयूब की बात हो रही थी, साइम अयूब जो है वो बहुत इज क्वाइट यंग, अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेच्योर होंगे, उनकी कुछ परफॉर्मेंसेज आएंगी, फिर हम उसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा अच्छा लगेंगे। क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी किसी प्लेयर को ओवररेट कर दें और फिर वो परफॉर्म नहीं करता, तो ये प्लेयर के साथ भी ज्यादती है, उस पर अननेसेसरी प्रेशर उस पर आ जाता है कि उसको आपने रेट कर। अब बाबर आजम को जो है आपने बहुत जल्दी जो है वो रेट करना शुरू कर दिया कोहली के साथ, ठीक है, और इस तरह से कंपटीशन शुरू, अभी ये वो लेवल अभी आया नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा है, दे आर लाइक लेजेंड्स ऑफ द गेम, और उनके आप देखेंगे कितने बड़ी बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और जहां तक रही बात इस सीरीज की, तो पाकिस्तान ने पैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कभी बॉलर्स ने थोड़ा सा क्लिक किया, कहीं बैट्समैन ने थोड़ा बहुत क्लिक किया, लेकिन कहीं फिनिश नहीं कर सके। आप एक चीज नोट करें, ये हम काफी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को कैपिटलाइज करना नहीं आता सिचुएशन को, कि जब अगर आपने सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 16 पे 4 आउट कर दिए थे, तो फिर आपने इतना लंबा को स्कोर क्यों करवा दिया? कहां गई कप्तानी उस वक्त शान मसूद की, कहां गई बॉलिंग टैक्टिक्स आपकी, कि आपने वहां पर उनको फिर मीडियोकर से स्कोर पे आउट क्यों नहीं किया? जो बड़ी टीमें होती हैं, अगर कोई 16 पे 4 आउट कर दे तो फिर अगली टीम को उठने नहीं देती,
उन्होंने पाकिस्तान को लेकिन 55 में भी कलामी माफ, जब आपके फील्डर ही साथ नहीं देंगे बॉलर्स का, आप उनको चांस पे चांस देते जाएंगे, इसमें कप्तान खुद तो आके हर जगह खड़ा होने से ये सारी चीजें पार्ट ऑफ गेम होती ये हैं। तो सोने लेकिन ये है कि फील्डिंग जो है ना, आप फील्डिंग को मरूद इल्जाम कह रहे हैं, ना कि इसमें कैप्टनसी का कोई किरदार नहीं नजर आ रहा। देखिए सब बात ये है, वो तो हम बात डे वन से ये कर रहे हैं कि बड़ी वजह शिकस्त की जो है वो कैचेज है, और कैचेज विन मैचेस, ये तो हमेशा कही जाती है बात। अब आप ये देखें कि जो कोचिंग स्टाफ है, क्या हमारे फील्डर इस काबिल भी नहीं है कि वो डॉली कैचेस पकड़ सकें? हमने तो देखा कि डॉली कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, गेंद हाथ में आ रही है, उनको ये टेक्निक ही नहीं पता कि आपने जब बॉल आपकी चेस्ट साइड पे आ रही है तो आपने कप को कैसा करना है, कप आपका अप होगा या कप डाउनवर्ड होगा। तो जब आपको ये बेसिक सेंस और टेक्निक नहीं होगी कैचिंग की, तो फिर आप कैसी फील्डिंग होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने पैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हमें अपनी जो जहां पर पाकिस्तान को बेनिफिट लेना चाहिए, जहां कैपिटलाइज करना चाहती है, हम वो नहीं कर पाते। हम गोइंग फॉर किल नहीं जाते। हम ये काफी माजी में भी देखते रहे हैं, अगर हम किसी टीम के 5 या 6 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं, लेकिन हमारी ये रीत रही है कि हम अगर वनडे भी रन कर जाते हैं, 50 ओवर या तो पूरे, अगर वनडे खेल लें तो 50 ओवर पूरे खिलाएंगे, और अगर हम दूसरी टीम को उठने का मौका जरूर देते हैं, या तो अपने जो मेन बॉलर स्ट्राइक बॉलर हैं उनको आप थोड़ा हटा देते हैं। हमने ये भी देखा है कि वसीम अकरम और वकायर यूनुस, जहां पर कैपिटलाइजेशन की बात आती थी, उन्होंने एक एंड से 15-15 ओवर भी किए। उनमें इतना स्ट्रेंथ, इतना स्टेमिना था, उनकी टांगों में इतनी जान थी कि वो एक एंड से 15-15 ओवर करते थे। मैंने खुद देखा है वकार को 15 ओवर करते हुए एक एंड से। वनडे में भी वकार अपने, मैंने देखा है कि 10-10 ओवर उन्होंने एक एंड से, अगर उनको हेल्प मिल रही है, स्विंग मिल रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो उन्होंने अपने पूरे ओवर 10 ओवर भी उन्होंने पूरे कर दिए और टीम को मीडियोकर टोटल पे आउट किया है। बड़ी बात वो यही है कि आपको गोइंग फॉर किल जाना पड़ेगा। अगर आपने सिचुएशन को, चीजों को ग्रैब किया है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसको जाया नहीं कर सकते। अच्छा, जाया नहीं कर सकते हैं। काफ़ी नाम आमिर जमाल के हवाले से लिया जा रहा है, साइम अयूब के हवाले से लिया जा रहा है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि 2 खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन शायद नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग भी और माहिरीन भी। सलमान अली आगा बेहतरीन फॉर्म में नज़र आए इस सीरीज़ के अंदर। फिर काफ़ी अरसे के बाद टीम में जगह बनाने वाले मीर हमजा, जिन्होंने आउट क्लास बॉलिंग का मुजाहरा किया, आप समझते हैं कि इन्हें भी रेगुलर मेंबर के तौर पर जो है अब पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए? खासकर मीर हमजा के हवाले से मैं बात करता हूं। बिल्कुल, मीर हमजा की जो अनथक मेहनतें हैं उसका उनको फाइनली सिला मिला है। मीर हमजा एक कंप्लीट बॉलर है, उनको लंबे स्पेल करना आते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की एक शानदार प्रोडक्ट है। उनकी लाइन और लेंथ जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट की है। आप देखें उनको बॉल कहाँ पे पिक को करते हैं, कहाँ पे लेंथ करते हैं, कहाँ से बॉल को वो स्विंग करते हैं, उनको वो एक कंप्लीट बॉलर है। अगर उनको कंसिस्टेंट चांस मिलते रहे तो आप देखेंगे कि वो शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर बॉलर बनकर नजर आएंगे आपको। देखें, आपने अभी जो बॉलर सिलेक्ट किए, जिनको हाई रेट किया, आपने उनको लिमिटेड ओवर की क्रिकेट के बेसिस के ऊपर रेट किया, लेकिन ये जो आपके मीर हमजा हैं, ये एक लॉन्ग डे फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और ये आप देखेंगे कि अगर इनको चांस मिलते रहे, जैसे कि अब्बास को साइडलाइन किया गया है, मोहम्मद अब्बास भी डोमेस्टिक के प्रोडक्ट थे। अब्बास ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। उन्होंने टेस्ट मैचेस में 10 विकेटें ली पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार भी अदा किया। और दूसरी बात मैं कहता चलूं, जिसकी आपने बात की थी सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि आप ये देखें कि वो एक अच्छे प्रोडक्ट हैं टेस्ट मैचेस के लिए बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज में भी बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और उन्होंने सऊद शकील के साथ मिलकर लंबी पार्टनरशिप की, और पाकिस्तान की जो 2-0 की विन थी उसमें एक अहम किरदार अदा किया। उसमें एक उनकी सेंचुरी भी थी और 2 50s भी थी। तो सलमान अली आगा मुझे टेस्ट की एक अच्छी प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उनको कंसिस्टेंट चांस भी मिले, लेकिन मेरे ख्याल में परफॉर्म नहीं कर सके। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि डोमेस्टिक सर्किट से जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। माजी में हम देखते थे, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि PSL के बेस पे हम बहुत ज़्यादा जो है इन्हिसार कर रहे हैं। आप समझते हैं डोमेस्टिक पे हमें जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर और फिर कायद आज़म ट्रॉफी में, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए 5 डे के लिए। देखिए, हम लोग जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि जो लॉन्ग डे फॉर्मेट के जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप उस फॉर्मेट में चांस दें। अगर आप डोमेस्टिक की लॉन्ग डे फॉर्मेट की अगर आप बात करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आप किसी को सिलेक्ट करेंगे शॉर्टर फॉर्मेट पे, तो वो वहां पर एक्सेल नहीं कर सकेगा। हमारे यहाँ मसला क्या है कि सिर्फ लाइमलाइट मिलती है PSL को, और PSL क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, T20 क्रिकेट है, उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आप टीम सिलेक्ट बनाते हैं वनडे की और टेस्ट की,
ये तरीका सही नहीं है। आपको जो फॉर्मेट में जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसकी बेसिस पे उसको उस जगह पे इंडक्ट करें, और जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा और जो टेस्ट खेल सकता है, मेरा मानना ये है कि वो वनडे भी खेल सकता है, वो टी20 भी खेल सकता है, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड प्लेयर होगा, उसको सारी कंडीशंस का पता होगा, उसके अंदर टेम्परामेंट होगा, उसकी टांगों में जान होगी, उसके जो आर्म की रेपुटेशंस है वो पूरी हुई भी होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि वो चार, जैसे अब हमने हारिस रऊफ की एग्जांपल देखी, हारिस रऊफ को आपने टी20 बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया, टी20 के अंदर भी, वनडे के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी, लेकिन उसने देखा कि उसने माजरत कर ली। हारिस रऊफ ने कहा कि जब मैं वनडे में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, भाई देखें 4 ओवर करना बहुत आसान है, 2 ओवर का आपने एक्सपेल किया टी20 के अंदर, 2 ओवर का एक्सपेल किया और आप फारिग हो गए ना, आपकी बॉडी को ज्यादा पेन हुआ, आपने जान भी पूरी लगा दी। उससे आप कैसे जज करेंगे, कैसे किसी खिलाड़ी को आप इंडक्ट कर सकते हैं वनडे के अंदर? अब जब हमने देखा वर्ल्ड कप में कितनी पिटाई लगी है, सबसे महंगे तरीन बॉलर वर्ल्ड कप की तारीख के हारिस रऊफ थे, और उसके बाद सो मच सो हफीज साहब ने उनको सिलेक्ट करवाने की जोर डाला, और वहाब रियाज ने भी, कि आप टेस्ट मैच जाके खेलें ऑस्ट्रेलिया में। वो तो उनको कुछ अकलमंदी शायद थी उनकी, उन्होंने कहा जब मैं वनडे, प्लेयर खुद ये कह रहा है कि मैं वनडे में 10 ओवर नहीं कर पा रहा, तो मैं लॉन्ग डे टेस्ट मैच फॉर्मेट में कैसे परफॉर्म करूंगा? तो देखिए यहां पर ये जो थिंक टैंक है उनको ये सोचने की जरूरत है कि किस प्लेयर में कितनी कैपेसिटी है। बिल्कुल, किस प्लेयर के अंदर कितना दम है, कितने फॉर्मेट में वो खेलने के काबिल हो सकता है। रियाज साहब, बात कर लें थोड़ी सी हम पीएसएल के हवाले से, और 17 तारीख से जो है फरवरी से जो है पीएसएल का आगाज़ होने वाला है, नवा एडिशन खेला जाएगा पाकिस्तान के अंदर। कैसा देख रहे हैं इस पीएसएल को? अब तो बहुत से खिलाड़ी भी रोटेट हो चुके हैं, दूसरी टीमों की तरफ से भी खेलेंगे, दूसरे फ्रेंचाइज से भी, और फिर कप्तानी भी थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की। देखें, मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल जो है उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसकी मतलब मुखालफत की जा रही थी, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा हुआ कि पीएसएल जो 2016 से शुरू हुआ, तो हालांकि पहले दुबई में हुआ, उसके बाद फिर यहाँ आना शुरू हुआ, लेकिन ये अब दुनिया एक क्रिकेट का एक कामयाब ब्रांड बन गया है और इसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है। उस ज़माने में दुनिया की दूसरी टीमों के खिलाड़ियों ने यहाँ पे आना शुरू किया, जब बहुत सी टीमें जो हैं यहाँ नहीं आती थी। तो ये कम से कम एक बड़ा अच्छा हुआ कि मुख्तलिफ दुनिया की टीमों के लिए दूसरी जो मुख्तलिफ ममालिक के जो एक एक या दो दो खिलाड़ी आते थे, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहाल हुआ दुनिया क्रिकेट की टीमों का, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पीएसएल जो है बड़ी कामयाबी के साथ इनकाद उस हो रही है, पजीर हो रही है, तो फिर दुनिया की टीमों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो बेहतरीन है और वहाँ पे अमन अमान है। फिर उन्होंने यहाँ आना पसंद किया। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो कमोबेश 22-22, 23-23 साल के बाद वहाँ यहाँ पर आईं, और फिर उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ को देखा कि यहाँ पे कितना क्रिकेट का पैशन है, कितने लोग जो हैं क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं। और फिर अब एक एटमॉस्फेयर उस पीएसएल की वजह से जो हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, जिसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जा चुका है, उसकी बुनियाद पे फिर अब दुनिया की टीमें जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आ रही हैं। और अब आपने देखा कि पिछले 1-2 सालों से मुस्तकिल ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई, इंग्लैंड की टीम भी आई, न्यूजीलैंड की भी टीम भी आई। तो ये मैं समझता हूँ कि पीएसएल ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को में अहम रोल अदा करने में बड़ा किरदार अदा किया है। और आप ये देखें कि गुज़श्ता मतलब ये कि 8 साल से अब ये नवा एडमिशन है और ये कामयाबी के साथ आगे की जानिब जा रहा है। पहले इसमें टीमें कम थीं, फिर एक टीम का और इजाफा हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुस्तकबिल में ये इस बात के इम्कानात हैं कि टीमों की तादाद मज़ीद बढ़ेगी। और इस चीज़ के भी इम्कानात हैं कि अब जैसे गुज़श्ता साल भी, इस साल भी मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर और कराची मैचेस हुए, तो अब आइंदा साल हो सकता है कि ये पेशावर तक भी जाएं। और हमें मतलब ये कि आपने को याद होगा कि नजम सेठी साहब जब यहाँ पे थे, इसलिए कि ज़का अशरफ साहब से तो अभी तक कोई ऐसी मतलब उनसे बात नहीं हुई। वो कराची आए तो वहाँ पे ऐसा कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो नजम सेठी साहब से जब हमारी बात हुई थी, जब वो यहाँ पे बोर्ड के मतलब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने मैंने ये बात सवाल किया था कि हैदराबाद जो है कितना बड़ा सेंटर था और लास्ट मतलब वहाँ पे दुनिया क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमें वहाँ पे टेस्ट मैचेस खेली गई, तो हैदराबाद को आप मतलब क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि आइंदा सालों में हम जो है हैदराबाद में भी कराएंगे, लेकिन चूँकि अब नजम सेठी साहब हैं नहीं, तो ये सवाल ज़ाहिर है किससे किया जाए, और जो लोग हैं वो अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे।
आपने देखा कि पिछले साल एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि एक शहर का इजाफा किया गया, गो के वहाँ पे मतलब एग्जीबिशन मैच हुए, लेकिन PSL के हवाले से कोयटा में मैचेस खेले गए। तो इसी तरह से अब इसको जो है मैं समझता हूँ हमारे जो दूसरे शहर हैं जैसे पेशावर है वहाँ भी होना चाहिए, और पेशावर की टीम के जो CEO हैं वो भी ख़ास तौर से काफ़ी मतलब चाहते हैं कि कोई ना कोई 1-2-4 मैचेस जो हैं वो पेशावर में भी हों। तो इस दफ़े मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ होगा, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा। लेकिन आखिरी इत्तलात यही थी कि एक मतलब ऐसा कोई शायद मैच करा दें, लेकिन चूंकि अब उसका पूरा शेड्यूल आ गया है, बिल्कुल शेड्यूल PSL आ का, गया, तो नहीं लगता कि शायद पेशावर में मैच हो, लेकिन हो सकता है कोई एग्जीबिशन मैच हो जाए। तो जावेद ये इकबाल बड़ा भट्टी साहब है, मैचेस की अगर हम बात करें तो 9 मैच पिंडी के अंदर हैं, लाहौर में 9 मैचेस हैं, कराची में 11 मैचेस हैं, और फिर मुल्तान में 5 मैचेस रखे गए हैं PSL के। आप समझते हैं जहाँ पर हम पहले गैर मुल्क के अंदर PSL कराते थे, फिर कराची में मैचेस हुए, लाहौर में मैचेस हुए, अब पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते जा रहे हैं PSL के मैचेस। शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है अब। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, माशाल्लाह जिस तरीके से अभी आपने बात की कि PSL जो है, देखें आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, ये T20 क्रिकेट फॉर्मेट में पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। और इससे पाकिस्तान ने, आपको पता है कि PSL की वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हाईलाइट हुए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ लीग्स में खेलने जाना शुरू हो गए। तो ये PSL के मैचेस जो तमाम शहर अब बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी रियाज भाई ने बात की थी कि मैचेस जो हैं ये फैलते जा रहे हैं। पहले सिर्फ कराची और लाहौर में थे, फिर मुल्तान हुआ, अब पिंडी है, और फिर हो सकता है कि अगले सीज़न में हम PSL 10 में हम पेशावर चले जाएं, कोयटा बुगटी स्टेडियम चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं नियाज़ स्टेडियम। तो ये एक गुलदस्ता है जो हम मुल्क में हमारे जो है ना, ये प्यार मोहब्बत को, खेलों को फ़रोग का बायस बनता है। और इसमें हर टीम में, हर फ्रेंचाइज में, आपको पता दुनिया जहां से गैर मुल्की प्लेयर्स की एंट्री होती है, और गैर मुल्की प्लेयर्स को हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर में जाकर तमाशाइयों को देखने का मौका मिलता है, और तमाशाई भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि इस मुल्क का प्लेयर हमारे शहर में खेल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से PSL अभी आपको पता है कि अगले महीने, इसी महीने से शुरू होने वाली है, और उसकी जैसी PSL शुरू हो जाएगी, और इस दफ़ा सबसे आपको पता है कि इफ्तिताही मैच तो लाहौर में, लेकिन जो फाइनल रखा गया है वो पाकिस्तान को दिया गया है, पाकिस्तान और ये कराची को दिया। कराची को जो फाइनल दिया है उसकी बड़ी अहमियत है। फर्स्ट टाइम जो है कराची में PSL का फाइनल होगा, और कराची आपको पता बहुत बड़ी सिटी है, और यहाँ के लोग भी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुल्तान, ये लाहौर, पिंडी, कराची और पूरा मुल्क हमारा इन्वॉल्व हो जाता है जैसे PSL स्टार्ट होती है। PSL स्टार्ट होती है। रियाज साहब, अगर हम PSL की बात कर लें, पहली दफ़ा कराची में फ़ाइनल खेला जाएगा। कराची के जो शायकीन हैं बड़े दिलदाता हैं ख़ासकर क्रिकेट के, और हमने देखा कि PSL के मैचेस का भी आगाज़ जब गैर मुल्क से PSL ट्रांसफ़र हुई थी तो कराची में भी मैचेस हुए थे, बड़ी तादाद में जो है शायकीन क्रिकेट मैच देखने आते हैं, तो एक अच्छा साइन होगा। लेकिन कुछ तकलीफ़ें अगर हम देखें तो उस रूट पर भी, उस नेशनल स्टेडियम पर भी लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट है, अगर करा दिया जाए इस लीग के हवाले से तो होता है, और फिर फाइनल मैच कराची के अंदर हो तो ये बड़ी खुशखबरी है कराची वालों के लिए। देखें, ये तो एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, और जो मतलब स्टेक होल्डर हैं सारे वो, और जो इंतज़ामिया है वो भी, और साथ साथ से जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने अब तक जितनी भी PSL हुई है उसमें बड़ा मतलब कलीदी रोल अदा किया है इसको कामयाब बनाने के लिए, जिसका क्रेडिट यकीनन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, इंतज़ामिया हो। तो मतलब एक ये अच्छा रहा है। लेकिन हर चीज़ में आप देखें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है उसको बेहतर करने की। जो आपने अभी शायकीन के हवाले से उनको मतलब आपका मकसद ये था कि परेशानी होती है, और देखें कराची जो है एक बहुत बड़ा मतलब शहर है, और इसकी डायनमिक जो है दूसरे शहरों से ज़रा सी मुख्तलिफ है। गुंजानाबाद शहर है, और भी मतलब आप ये देखें कि बड़े ट्रांसपोर्ट के बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसको मतलब उसी नज़र से देख के मतलब यहाँ पर इंतज़ाम करने चाहिए, इसलिए कि जो शायकीन यहाँ पर आते हैं वो, आप ये देखें कि जो भी ये तय करता है, ये प्लान करता है कि उसे जो है स्टेडियम में जाके मैच खेलना है, तो वो कम से कम अपने 8 से 10 घंटे जो है वो स्पेयर करता है। यानी घर में तैयारी करेगा, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का सफ़र स्टेडियम तक आने का होगा। अब स्टेडियम के करीब तो ज़ाहिर है वो मतलब नहीं होते हैं, बल्कि स्टेडियम से बहुत दूर जो है जितने भी चाहे वो आप अपनी ट्रांसपोर्ट में आएँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएँ,
आपको वहाँ उतरना पड़ता है, फिर वहाँ से मतलब एक मसाइल होते हैं। और यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी है, और यहाँ पे पैशन जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में, इस शहर में भी क्रिकेट का पैशन है, नौजवान जो हैं उससे दिलचस्पी लेते हैं और वो आना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मतलब वो देखें यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मतलब उनको सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं है। एक तो देखें स्टेडियम तक अगर वो पहुँच भी जाते हैं आसानी से, परेशानी से या मुश्किल से, कई मराहिल से गुजरने पड़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी पे जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उससे मराहिल से गुजर के ही शायकीन को आना चाहिए, इसलिए कि इसकी हमने इससे पहले बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और बड़ी मतलब ये कि हमारी सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दे के अब जो है अमन कायम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी पे तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप स्टेडियम के अंदर जो शायकीन जाते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे 5-6 घंटे उन्हें गुजारने पड़ते हैं, 8 घंटे गुजारने पड़ते हैं। तो जो सहूलतें हम इंटरनेशनली देखते हैं स्टेडियम में, वो हमारे शायकीन के लिए नहीं है। पानी के मसाइल हैं, और जो चीज़ें वहाँ अंदर प्रोडक्ट मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। एक तो अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती, ना पानी ना कोई चीज़ें, और अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फैमिली अगर देखने जाने का उसका प्रोग्राम है, तो इतने आज की महंगाई के दौर में इतना बजट बन जाता है। जो लोग कहते हैं कि जी स्टेडियम में लोग नहीं आते कराची, मेरे ख्याल से उसकी एक वजह और ये भी है, इसलिए कि कराची में तो जो क्रिकेट हो रही है वो काफ़ी मतलब क़याम पाकिस्तान के बाद से ही हो रही है, और यहाँ के लोग उसको देखते रहें। लेकिन जो अब दूसरे शहरों में क्रिकेट होती है, वहाँ के लोग जो हैं, जो दूर दराज गाँव हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है, वो आते हैं तो स्टेडियम में भर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ बिल्कुल स्टेडियम भी सहूलतें देते हुए नज़र आना चाहिए, और सहाफ़ी भी अपना काम भरपूर तौर पर अंजाम भी दे रहे होते हैं, और इस सहाफ़ती जो है अपने अंजाम देने बहुत सी मुश्किलात का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से हमारे साथी हैं असगर अज़ीम साहब, उन पे अब से कुछ देर कबल जो है बाकायदा उन पर एक इवेंट के अंदर कवरेज के दौरान उन पर तशद्दुद हुआ है। रियाज साहब क्या कहेंगे असगर अज़ीम के हवाले से? बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और बड़ा किरदार उनका रहा है सहाफ़त में, और स्पोर्ट्स में बड़ा ज़बरदस्त है, वो काम कर रहे होते हैं। उन पर एक इवेंट कोरंगी में वो कवर कर रहे थे, उन पर तशद्दुद किया गया। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं या स्पोर्ट्स के जो मुताल्लिक़ जितने भी मतलब हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उन पे अगर ये किसी ने किया है तो ये काबिल मज़म्मत है। और जहाँ तक असगर अज़ीम साहब की बात है, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के भी वो सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ज़ाहिर है इससे कबल भी बड़ी मेहनत की है, और वो देखें सहाफ़ी का काम होता है कि जो चीज़ उसे नज़र आ रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स की सहाफ़त हो, वो जो है उसको मतलब ये कि रिपोर्ट करनी होती है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको भी मतलब ये चीज़ देखनी चाहिए, और यकीनन वो इस चीज़ को देखते हैं। तो और ये जिसने भी किया है उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कम से कम सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। इसी तरह का एक वाक़या हमारे एक और साथी हैं शुएब जट, उनके मुतालिक भी उनको भी मतलब एक कोई थ्रेड या इस तरह की चीज़ हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या सहाफ़ी हैं, उनके साथ जो ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत हैं, नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आज़ादी के साथ मतलब रिपोर्टिंग कर सकें, और जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्योंकि देखें जो स्पोर्ट्स की सहाफ़त है ये हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए होती है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर उसमें कोई रुकावट बनता है तो उससे हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने में रुकावट बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो लोग हैं उन्हें भी अपने मतलब इस रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए, और ये चीज़ जो है काबिल मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है। जावेद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? सहाफ़ती अपना किरदार अदा करते हुए फील्ड के अंदर होते हैं लोग, और उन पर जो है सहाफ़त पर जो है आज़ादाना तौर पर हमला किया जाता है, आप समझते हैं कि ये कम अज़ कम रवैया नहीं होना चाहिए? मोइन भाई, ये 22 से शर्म और बड़े दुख की बात है कि अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां पूरी करने के दौरान जो है असगर अज़ीम भाई पे किसी शरपसंद ने कोई तशद्दुद किया या कोशिश की, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप देखें, सहाफ़ी से आपको क्या ख़तरा है? सहाफ़ी ने अपनी सहाफ़त करनी है और वो अपनी कवरेज के लिए जाएगा। देखिए, अगर कोई आपके मामलात हैं तो अरबाब इख्तियार के सामने रखें, ना कि वो गरीब जो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, अपने बाल बच्चों की रोज़ी के लिए घर से निकला हुआ है, और उनके साथ ये रवैया ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किसी को भी। बिल्कुल वो चाहे दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें होंगी, वो तमाम नोटिस लेंगे। साहब आपका टाइम कम है इस वक्त, बहुत शुक्रिया आपका। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में
रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से इंटर स्कूल कॉलेज के जो है माबैन जो है हम देखते हैं कि पहली दफ़ा 3 साल के बाद जो है हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। हमने उसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। टूर्नामेंट असलाउद्दीन हॉकी एकेडमी में खेला जाएगा। आप देखते जाते जाते ये पैकेज देखते जाएँ। बिल्कुल है, देखें हॉकी की बेहतरी के लिए अब ग्रास रूट लेवल से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से इंटर स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ टूर्नामेंट का इनेकाद हॉकी का असलाउद्दीन हॉकी ग्राउंड पर शुरू हो रहा है और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फरहान साहब मौजूद हैं, जो हॉकी को प्रमोशन करने के लिए इस वक्त तक दौड़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर हॉकी में जो है अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर ले। डॉक्टर फरहान साहब, क्या कहेंगे, हॉकी गिरी हुई ज़रूर है लेकिन उठाने की भरपूर पर कोशिश आप लोग कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से। कितना आप समझते हैं कि कितना अरसा एक लग सकता है पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी वापस आते हुए, फिर वही खोया हुआ मुकाम वापस आ जाए हमारा? देखिए, ये जो कहना तो मुश्किल है कि कितना मौका लग सकता है, लेकिन कितना टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि कम से कम शुरुआत तो हो जाए ना। एक दफ़ा जब शुरुआत हो जाएगी तो फिर मंजिल भी आ जाती है, चलना तो शुरू करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पॉन्सर्स, स्टेक होल्डर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट और जो पुराने हमारे ओलंपियंस हैं, सब एक ही बोट पे आ जाएं। सियासत का ख़त्म होना, मैं समझता हूँ मुल्क को भी तबाह किया है सियासत ने और पॉलिटिशियंस ने, और अब जो वो सियासत और पॉलिटिशियंस गेम्स में भी आ गई है कि आज जो है वो हॉकी की जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से ये सारे जो मसाइल हो रहे हैं, यही जड़ हैं इस प्रॉब्लम की। मैं समझता हूँ कि टॉलरेंस अगर हम बढ़ाएं, बर्दाश्त बढ़ाएं और एक प्रोग्राम बनाएं आगे का 5 साल का, 10 साल का, तो ये काम आराम से हो सकता है, क्योंकि 62% यूथ है हमारे पास। और आज जो ये रेंजी रेंजर्स की वजह से ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, जब टीमें बुलाई गई तो 6 लड़कों की टीम और 6 लड़कियों की टीम ही आ सकी। लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में टीम्स ही नहीं है, उनके पास प्लेयर्स ही नहीं है, हालांकि 40-40 प्लेयर्स एक खेल के वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो आई थिंक ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। आई थिंक ये इससे एक सॉफ्ट इमेज भी जाएगा। पाकिस्तान का गेम चेंजर होता है स्पोर्ट्स, और डीजी रेंजर्स की और रेंजर्स पाकिस्तान की वजह से ये इवेंट हो रहा है। मैं इस्लामुद्दीन साहब को भी बहुत मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो भी फ्री में काम करते हैं, वो ओलंपियन होके और इसे आके एफर्ट्स कर रहे हैं और इस ग्राउंड को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हॉकी की बेहतरी के लिए वो तक दौड़ कर रहे हैं। हॉकी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर खोया हुआ मुकाम दुनिया भर में एक दफ़ा फिर हॉकी हासिल करता हुआ दिखाई दे, और फिर पाकिस्तानी सबसे लाली परचम माजी में जिस तरह हॉकी में पूरी दुनिया में लहराया करता था, एक दफ़ा फिर लहराता हुआ नजर आए।